जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और साथियों, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो प्रतिबिंब बनने के नियम। आखिर दोस्तों, आप सोचते होंगे कि उत्तल दर्पण पर कोई वस्तु रखी है या अवतल दर्पण पे कोई वस्तु रखी है और कभी उसका प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। आखिर सब कुछ ये हो क्या रहा है आपके साथ? आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आज आपका भाई, आज आपका दोस्त सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ चुका है। तो बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ इस वीडियो को देखना होगा और दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहले हम क्या सीखेंगे अपनी आज की वीडियो में कि आखिर प्रतिबिंब बनता कैसे है। उससे पहले दोस्तों आप ये देख लीजिए कि आप सीखोगे नियम। और दोस्तों, मेन बात ये है कि अभी तक आपने हमारे पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के, तो वो दोस्तों आपको देखना चाहिए, तभी ये वाला वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है। अगर आप चाहें तो अभी देख सकते हो, नहीं तो दोस्तों पहले आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। तो आपको क्या बताने वाला हूं साथियों कि आखिर प्रतिबिंब बनने के क्या नियम होते हैं। ये दोस्तों मेनली 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। और साथियों, मैं वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने ये 3 नियम सीख लिए, अगर आपने अपने दिमाग में ये 3 नियम रख लिए, तो दोस्तों कुछ भी हो, आपका लेंस हो, दर्पण हो, अवतल हो, कोई सा भी दर्पण हो, कोई सा भी लेंस हो, तो दोस्तों आपको प्रतिबिंब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रतिबिंब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वस्तु कहीं पर भी रखी हो। तो आपको ये जो रूल है, ये जो नियम है, आपको सीखने हैं, आज के ही सीखने हैं। तो दोस्तों मुस्कुराइए और चलो नियम को सीखते हैं। तो दोस्तों पहला नियम क्या कहता है उसको देखते हैं। पहला नियम ये कहता है दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो दोस्तों क्या होता है, फोकस से होकर गुजर जाती है। अब आखिर ये मुख्य अक्ष क्या है और ये फोकस क्या है, तो मैंने साथियों आपको नेक्स्ट वीडियो, जो इससे पिछली वाली वीडियो थी, मैंने बताया था ना कि आखिर दोस्तों फोकस क्या होता है। लेकिन आप जो थे शरारती बच्चे, आपने तो देखा नहीं होगा, तो मैं आज की वीडियो में भी बताऊंगा कि आखिर फोकस क्या है, मुख्य अक्ष क्या है। तो दोस्तों मान लेते हैं आपका ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कब होगा? जब दोस्तों इसको परावर्तन होगा धसे हुए तल से, यानी दबे हुए तल से होगा। तो दोस्तों ये क्या हो गया, आपका एक अवतल दर्पण हो गया। माना ये M1 और ये M2 आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। और दोस्तों ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये P हो गया, और ये आपका फोकस हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव। दोस्तों P क्या होता है? ध्रुव होता है। P ध्रुव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो हम ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये मुख्य फोकस होता है, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा पहला नियम क्या कह रहा है? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मतलब ऐसी जाएगी और ऐसे लौट आएगी। ये क्या था? ये सिस्टम कहना चाह रहा है पहला नियम, और कुछ नहीं कह रहा है दोस्तों। ये कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो दोस्तों फोकस से होकर आती है, यानी परावर्तन के पश्चात कहां से आती है? फोकस से होकर। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण है जो दोस्तों क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और दोस्तों परावर्तन के पश्चात कहां से निकल जाएगी? फोकस से होकर निकल जाएगी। आपको पहला नियम समझ में आया? क्या आप पहला नियम को समझ पा रहे हो? दोस्तों पहला नियम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दोस्तों वो फोकस से होकर आ जाती है। क्या दोस्तों? फोकस से होकर आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान था। क्या दोस्तों पहला नियम आपका क्या हो गया? पहला नियम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जब दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी किरण, क्या दोस्तों? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो वो दोस्तों परावर्तन के पश्चात कहां से निकलेगी? फोकस से होकर। तो साथियों आपने पहला नियम तो बहुत ही आसान शब्दों में सीख लिया। क्या था कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आ जाती है। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, दूसरा नियम बहुत ही ज्यादा आसान है। दूसरा रूल क्या है? यहाँ पे रूल्स लिख देते हैं। दूसरा रूल क्या है दोस्तों, आप ये बताइए कि अभी आपने क्या किया था, कोई किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा था, ठीक है। अब दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजे की बात और ये है कि अगर आप सोचिए, अगर मैं इसी किरण को यहां से भेज दूं तो ये यहां पर जाएगी, अपरावर्तन के पश्चात क्या ये इस प्रकार नहीं मुड़ जाएगी? सपोज कीजिए दोस्तों, रुकिए, अभी मैं क्या करता हूं, मैं ये कर दूं, अगर किसी किरण को फोकस से होकर भेजूं
ये बिल्कुल सीधी नहीं है, पर आप इमेजिन कीजिए। तो दोस्तों ये किरण फोकस से होकर जा रही है और यहाँ पर टकरा रही है, तो क्या ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो दोस्तों दूसरा नियम यही है, क्या? जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखा कितना सरल नियम है, और आप कहते थे बहुत कठिन है। बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या कि दोस्तों देखिए, आप खुद देखिए, अगर कोई किरण फोकस से होकर जा रही है तो क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखो दोस्तों, ये मतलब हो रहा है जा रही है, और इसका मतलब क्या हो गया? ये फोकस जो फोकस से होकर जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। तो भाई हमने दो नियम सीख लिए और हमें पता ही नहीं चला। तो दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप पढ़ रहे हो तो बोल बोल के पढ़ा करो, और दूसरा बात ये कि आप स्माइल करके पढ़ो। दोस्तों आप जितना ज्यादा मुस्कुराओगे उतना अच्छा से आपको समझ में आएगा। बिल्कुल भी शर्म मत कीजिए, मुस्कुराइए और अच्छे से पढ़िए। तो दोस्तों हमने दो नियम सीख लिए और हमें पता ही नहीं चला कि हमने दो नियम सीख कब लिए। तो दोस्तों हमने दूसरा नियम क्या सीखा कि अगर कोई किरण, क्या दोस्तों, अगर कोई किरण एफ यानी फोकस से होकर जा रही है, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, एफ यानी फोकस से होकर जा रही है, ये कोई किरण फोकस से होकर जा रही है, तो वो दोस्तों किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर होती है। क्या दोस्तों, जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपने सीख लिया। और दोस्तों तीसरी किरण ऐसी है, वो कहती है मैं जहां से जाऊंगा वहीं से आ जाऊंगा। तो वो दोस्तों किरण कहां से जाएगी? तीसरी किरण अपने दोस्तों एक ही रास्ते पे रहती है, वो रास्ता ही चेंज नहीं करती। जहां से जाएगी वहां से जाएगी, जहां से जाएगी वहीं से आ जाएगी। तो आखिर वो तीसरी किरण क्या है? तो दोस्तों एक मिनट रुकिए, मैं डस्टर उठा लूं। तो दोस्तों तीसरी किरण क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों तीसरी किरण क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों तीसरी किरण क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, दर्पण को इरेज कर दे रहा हूँ। दोस्तों ये जो नियम है उत्तल के लिए भी है, अवतल के लिए। उत्तल का भी मैं समझा दूंगा एक। अब देखिए दोस्तों क्या हो गया, पहला रूल देख लिया। अभी हम दर्पण को बनाने, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका एक दर्पण हो गया। अब आप कमेंट में बता दो ये कौन सा दर्पण है और क्यों है। तो दोस्तों ये जो हो गया आपका एक दर्पण हो गया जिसका नाम है अवतल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। अब आप क्या देख रहे थे दोस्तों कि हम तीसरा नियम पढ़ने वाले थे। तीसरा नियम पढ़ने से पहले ये बता दो एक बार, क्या होता है पी, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव। और ये यहाँ पर क्या होता है? फोकस। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? वक्रता केंद्र। तो दोस्तों अब तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? एक प्रकाश की किरण, यानी जब प्रकाश की किरण अगर आप इनमें से किसी एक बिंदु पे गुजारोगे तो दोस्तों वो क्या होता है? वह बिंदु, जब उस बिंदु से कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो आखिर वह बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर कोई प्रकाश की किरण, थोड़ा इसको इधर से भी कर लो, क्या दोस्तों, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ये देखो जा रही है साथियों, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वो दर्पण पे टकराने के बाद, परावर्तन के बाद, कैसे कहोगे दोस्तों? ऐसे भी कह सकते हो, जब कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दोस्तों परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ये देखो ऐसी आई और दोस्तों इसी माध्यम में ये वापस लौट जाती है। तो दोस्तों तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम क्या है दोस्तों? सी से आएगा, सी से आएगी, ये लिख लो, सी से आएगी और वहीं लौट जाएगी। इस तरीके से लिख लो, सी से आएगी और वहीं लौट जाएगी, वहीं लौट जाएगी। तो भाई हमने 3 नियम सीख लिए और हमें पता नहीं चला कि हमने आखिर 3 नियम कौन से और आसानी से सीख लिए। पहला नियम क्या था कि दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी इस प्रकार से, तो वो दोस्तों फोकस से होकर गुजर रही थी। कहां से? फोकस से होकर गुजर रही थी। दूसरा नियम हमने आसानी से ये सीख लिया है साथियों कि अगर कोई प्रकाश की किरण है जो कि फोकस से होकर जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही थी। फिर आपने क्या देखा कि आपके पास तीसरी किरण है। तीसरी किरण मतलब कि अगर आपके पास कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तथा परावर्तन के पश्चात वह वक्रता केंद्र से होकर निकल जाती है, मतलब साथियों उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो दोस्तों ये नियम थे। ये नियम क्या थे? प्रतिबिंब बनने के नियम। आखिर मैंने ये नियम क्यों बताई? वो इसलिए बताए दोस्तों, अब आप इनसे अपना इमेज बना सकते हो। जैसे अभी आप पढ़ोगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना,
फिर आप पढ़ोगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर आपको ये समझ में आएगा कि ये किरण ऐसी क्यों जा रही है, या दोस्तों वक्रता कैसे क्यों जा रही है, फोकस से क्यों जा रही है। इसीलिए साथियों ये नियम पढ़ने जरूरी होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो मैंने आपको ये नियम बताए हैं वो उत्तल के लिए भी है। उत्तल के लिए कैसे है ये देखिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, आपका परावर्तन होगा वो उभरे हुए तल से होगा। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अच्छे से बनाता हूं नहीं तो भेदभाव हो जाएगा उत्तल और अवतल के साथ। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका एक मिरर, जिसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण हो गया। क्या हो गया, उत्तल। ये था दोस्तों कॉनकेव, जिसे हम अवतल कहते हैं, और ये क्या है दोस्तों, कॉन्वेक्स। यहां पे लिख देते हैं कॉन्वेक्स। तो दोस्तों इसमें क्या होगा वो देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों इसका जो होगा फोकस स्टेप यहाँ पर होगा फोकस, और यहाँ पर वक्रता केंद्र। क्या, वक्रता केंद्र। तो दोस्तों पहला हमने क्या देखा था वो देखिए, मुख्य अक्ष को यहाँ तक लेके आइए। ठीक, आपने देखा दोस्तों जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो रही थी, गई मुख्य अक्ष के समांतर, तो दोस्तों क्या होता है, फोकस से होकर जाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ होगा, वो आप क्या कहोगे दोस्तों, आप यहाँ से एक मैं आपको एक चीज और बता दूंगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सीखने जा रहे हो क्या कि उत्तल दर्पण के द्वारा हमारे ये नियम लागू होते हैं या नहीं होते हैं। तो पहला नियम क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाएगी तो वो दोस्तों परावर्तन होने के बाद एफ यानी फोकस से होकर निकलेगी। तो दोस्तों ये परावर्तन होने के बाद इधर चली जाएगी, और दोस्तों ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। क्या दोस्तों, फोकस से होती हुई जाती प्रतीत होगी। देखो मैं अच्छे से बना रहा हूं दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान रखना। पहले इस साइड में होके बनाता हूं। तो दोस्तों देखिए ये मैं डॉट डॉट इसलिए बना रहा हूं कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, वाकई में तो नहीं जाती, रियलिटी में नहीं जाती। इसीलिए आप देखोगे दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा जो चित्र, जो इमेज हमारे द्वारा बनते हैं, जो हम बनाते हैं, वो सब आभासी होंगे। वो क्यों होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किरणें वास्तव में तो मिलती नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमारा पहला नियम अच्छे से लागू हो गया। अगर दोस्तों देखो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि दोस्तों अगर हम कोई किरण जो हम फोकस से होकर गुजारे, तो दोस्तों क्या होगा, ये देखिए ये किरण क्या जाएगी आपकी फोकस से होकर जाएगी। ये देखिए ये किरण आपकी फोकस से होकर जा रही है, और तो दोस्तों ये क्या होगा, इधर जाती हुई प्रतीत होती है, यानी दूसरी किरण हम फोकस से होकर निकाल रहे हैं। तो वो दोस्तों क्या होगा, अब देखिए जैसे ही दोस्तों ये फोकस से होकर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यही तो लॉ है आपका। और तीसरा क्या है, अगर कोई वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, अब दोस्तों इसी प्रकार यहां से भेज दो, ये देखिए तो यहां से प्रतीत होगी, ये वक्रता केंद्र से होकर निकलेगी और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, और ये जा रही थी। तो दोस्तों ये जो नियम थे आपने देख लिया कि हमारे उत्तल दर्पण के लिए भी है और अवतल दर्पण के लिए भी है। तो दोस्तों आपने दो दर्पण के बारे में सीख लिया कि आखिर नियम क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, और दोस्तों कितनी स्थितियां होती है, छह कंडीशन में अवतल दर्पण के द्वारा आप प्रतिबिंब को प्राप्त करते हो। और वो 6 कंडीशन क्या है, आसानी से सीख जाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, बस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। और अभी तक आपने हमारे यानी आपने अपने दोस्त अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए नहीं, मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपके मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो, मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। अब इंट्रो तो बहुत हो गया सब्सक्राइब के बारे में, अब हम आपको बताएंगे कि आखिर दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने कैसे बनेंगे, क्या होता है, ये सब कुछ आज की वीडियो में जानोगे। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन कैसे रहा है। वैसे आप लोग चित्र तो नहीं बनाते होंगे, क्योंकि मुझे पता है लड़के तो खासकर नहीं बनाते, तो लेकिन दोस्तों आज आप सीखोगे चित्र बनाना। अब मैं बता रहा हूं क्या दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है। क्या दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा, तो यहां पे लिख लेते हैं अवतल दर्पण। इंग्लिश में बता दो कमेंट में क्या होता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखते हैं दोस्तों आज हम कितना सीख पाते हैं। तो दोस्तों देखिए
अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेकिन दोस्तों हमें ये तो पता चलता है कि हम अवतल दर्पण पर कहां कहां पर वस्तु को रखें तब हमें प्रतिबिंब मिल सकता है। ऐसा तो नहीं कि दोस्तों आप पता चले अवतल दर्पण यहाँ पे वस्तु यहाँ पे रख दो, ये तो नहीं होगा। तो दोस्तों हमको ये अंदाज हो जाए कि हाँ भाई ये बता दो कि अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनेगा, ये हमने मान लिया, लेकिन हमें ये जानना है कि अवतल दर्पण पर हम वस्तु को कहां कहां पर रखें जिससे हम अपना प्रतिबिंब प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों बहुत ज्यादा आसान है, क्या बहुत ज्यादा आसान है। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका एक अवतल दर्पण हो गया। मैंने अभी कहा था कि अवतल दर्पण को कमेंट में इंग्लिश लिख दो इसकी क्या होती है, तो आप लोगों ने लिखी होगी आई होप। अगर नहीं पता है तो क्या होती है दोस्तों, कॉन्वेक्स, नो सॉरी कॉनकेव। क्या होती है, कॉनकेव यानी अवतल दर्पण। और मिरर की आपको पता ही होगा, दर्पण की मिरर अवतल। अब देखिए हम ये देख रहे हैं कि साथियों की अवतल दर्पण पर वस्तु को कहां कहां पर रखें जिससे हमें प्रतिबिंब मिल सके। ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए पहली आपकी कंडीशन ये होता है, पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पर रखी हो। मान लीजिए दोस्तों जब वस्तु यहाँ पर हो, ये अनंत पर है, ये क्या है दोस्तों, अनंत है। मान लीजिए यहाँ पर अनंत है, अनंत। तो पहली कंडीशन क्या होगी दोस्तों, जब आपकी वस्तु यानी मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे देखो, जब आपकी वस्तु यहाँ पर अनंत पर रखी हो, ये आपकी पहली कंडीशन होगी। क्या दोस्तों, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी। क्या फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है दोस्तों, जब आपकी वस्तु कहां पर हो, अनंत पर, जहां पर दोस्तों मैंने आपकी ये वस्तु रख भी दी है, ये आपकी क्या होगी, पहली कंडीशन। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु। तो पहली कंडीशन क्या रहेगी साथियों अपने, कि आपकी जो बस पहली कंडीशन क्या होगी, वस्तु कहां पर होगी, अनंत पर। वस्तु कहां पर होगी साथियों, अनंत पर होगी। अब सेकंड कंडीशन हमें रखना नहीं है, अब फिर हम इसके पीछे आ जाओ। सेकंड कंडीशन क्या होगी दोस्तों, सेकंड जब वस्तु वक्रता केंद्र से पीछे हो। क्या साथियों, जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र के पीछे, ये भी ऑब्जेक्ट। जब वस्तु सेकंड कंडीशन क्या है दोस्तों, जब वस्तु कहां पर होगी, वक्रता केंद्र के पीछे। या आप इस कंडीशन को ये भी कह सकते हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, ये होगी सेकंड। आपको रटने की जरूरत नहीं है। तीसरी कंडीशन ये कहती है दोस्तों हमें इस साइड से आना है। तीसरी कंडीशन कहती है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां होगा, वक्रता केंद्र पर। अब आपने ये क्या होगी आपकी तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन देखिए, चौथी कंडीशन क्या कहता है दोस्तों, बिल्कुल इधर से ही चलेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य हो। क्या दोस्तों, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य हो। तो ये होगी आपकी चौथी यानी फोर कंडीशन, और ये थी आपकी थर्ड कंडीशन, ये थी सेकंड, ये थी फर्स्ट। अब फिफ्थ कंडीशन क्या है दोस्तों, जब वस्तु फोकस पर हो। कहां पर, जब वस्तु फोकस पर हो, यानी जब वस्तु फोकस पर होगी तब आपका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। और लास्ट कंडीशन, ये क्या कौन सी कंडीशन होगी, फिफ्थ। और लास्ट कंडीशन होती है दोस्तों छठी कंडीशन, क्या है कि दोस्तों जब वस्तु फोकस तथा पी यानी ध्रुव के बीच हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए इसमें रटने वाली क्या बात है। हम भाई इधर से चल रहे थे, तो पहले हमें अनंत भाई साहब मिले, उसके बाद दोस्तों में अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु रखने को मौका मिला, उसके बाद हमने वक्रता केंद्र पे रख दिया, उसके बाद दोस्तों क्या किया, सी और एफ के मध्य रख दिया, उसके बाद क्या किया, एफ और पी के मध्य रख दिया। अब आप बताइए क्या इसमें कुछ रटने वाला था, बिल्कुल नहीं था। तो आपने ये सीख लिया है कि आखिर हम अवतल दर्पण पर वस्तु को कहां कहां पर रखें जिससे आपका प्रतिबिंब बन जाए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अनंत पर कोई वस्तु रखी है और अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, अब हम बताएंगे अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब थोड़ा दोस्तों फास्ट चलेंगे। अब क्या देखेंगे दोस्तों कि अगर कोई वस्तु है, क्या दोस्तों कोई वस्तु है जो अनंत पर रखी है, तो ये हो गया आपके पास क्या, एक कॉनकेव मिरर। अब देखो जब आपकी वस्तु कहां पर होगी, अब अनंत पर, तो इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव, इसको क्या फोकस, इसको क्या वक्रता केंद्र। देखो दोस्तों ऐसा होता है कि यहाँ पर मैं कोई अच्छा मापन नहीं कर रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, तो चित्र थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप समझदार हो एडजस्ट कर लेना। तो दोस्तों मैंने देखा कि अगर हमारी वस्तु अनंत पर रखी है, मान लो दोस्तों ये वस्तु कोई है और जो अनंत पर रखी है, क्या दोस्तों अनंत पर कोई वस्तु रखी है,
तो दोस्तों पहली किरण इसकी कैसी जाती है, तो दोस्तों ऐसी जाती है, पहली किरण जाती है इसकी फोकस से होकर। और मेरे साथियों आपने सीखा है, क्या सीखा आपने, जल्दी बताओ। अभी आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था कि भाई अगर हम किसी किरण को फोकस से होकर गुजार दें तो वो मुख्य अक्ष की कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो दोस्तों ये परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब बताओ, किसी बच्चे का कोई सा भी डाउट रहना भी नहीं चाहिए। क्या दोस्तों हमने सीखा था, हमने देखा था कि अगर कोई किरण फोकस से होकर जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमने ए इसलिए प्रदर्शित कर दिया कि ये दर्पण के ए बिंदु पर कोई से टकरा रही है। दूसरी कंडीशन, दूसरे में क्या होगा दोस्तों, जब अनंत पर रखी होगी तब किरण जाएगी वक्रता केंद्र से। कहां से, वक्रता केंद्र से। तो दोस्तों थोड़ा दिक्कत ना हो तो हम यहाँ से भेज देते हैं। अब देखिए दूसरा नियम आपने क्या सीखा था दोस्तों, दूसरा नियम आपने ये सीखा था कि अगर भाई कोई किरण अगर हम वक्रता केंद्र से भेज दें तो भाई वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगी। क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र के ही होकर गुजर जाएगी। तो दोस्तों ये जहां पर किरणें मिले, ये दोस्तों मान लीजिए आपका O और O' वस्तु थी, तो दोस्तों ये जहां पर किरणें मिलती हैं वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, प्रतिबिंब। अब दोस्तों आपका हमेशा मुंह जहां पर मतलब मिलेंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिली, तो आपका हमेशा वस्तु का जो मुंह होगा यानी मुख होगा, जो साइड होता है वो हमेशा इस टाइप से बनेगा। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका I और I' प्रतिबिंब, I और I' प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए दोस्तों क्या ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो यहाँ पर आप देखो स्थिति, जैसे अब यहाँ पे स्थिति भी लिख दो, स्थिति। अब आप खुद बताइए दोस्तों क्या ये किरणें मिल रही हैं वास्तव में, हाँ मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट तो मैंने लगाया नहीं, हाँ ये वास्तव में मिल रही हैं। तो दोस्तों जब अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, यहाँ पर देखिए स्थिति। तो दोस्तों आप बताइए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। कैसा होगा दोस्तों, वास्तविक यानी रियल होगा। दूसरा देखो ये बताइए साथियों, वस्तु तो पता नहीं कितनी बड़ी हो, बहुत बड़ी होगी ना, क्योंकि अनंत पे रखी हो। और देखिए यहाँ पर देखिए आप, जैसे मान लीजिए वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतना बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा साथियों, छोटा। और देखिए वस्तु का जो मुख था वो ऊपर की तरफ था, अब जो इमेज का मुंह हो गया है वो नीचे हो गया, तो आपका प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। कैसा बना, उल्टा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कहे कि 6 नंबर में आ जाए, क्या आ जाए, 6 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए कि अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रखी है, उसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आप क्या करोगे, इस प्रकार से चित्र बनाओगे। फिर थ्योरी को कैसे लिखोगे वो देखिए, क्या कहोगे दोस्तों। अगर मान लीजिए क्या आता है कि मान लीजिए सपोज आप दोगे 2024 में एग्जाम, और वहां पे पूछ लिया जाता है आपसे कि अवतल दर्पण द्वारा जो कि वस्तु अनंत पर रखी है उसका सचित्र वर्णन कीजिए, और क्वेश्चन है 6 नंबर का। तो अगर आप चित्र बना के आ गए तो वो दोस्तों आपको 3 ही नंबर देगा, क्योंकि बहुत कुछ लिखना है ना, 6 नंबर का है। तो आप इसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, देखो बहुत आसान है। देखो माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, आपको पता है, हाँ भाई अवतल दर्पण है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्या कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P, जिसका ध्रुव P, फोकस है वक्रता केंद्र C है। भाई आप ये बताओ, मैंने कुछ जो लिखा है भाई तो बताया, फिर से देख लो, आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। पहला क्या कह रहा है कि माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस है वक्रता केंद्र C है, और जिसके अनंत पर कोई वस्तु O और O' रखी है। अनंत पर ही रखी है, क्या पर, अनंत पर। जिसके अनंत पर कोई वस्तु O और O' रखी है। O' से चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, कहां पे जाती है दोस्तों, फोकस से होकर जाती है, तथा दर्पण के ए बिंदु पर टकरा रही है, और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण O' भी यहाँ पर भी है, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर निकल जाती है। अतः ये दोनों प्रकाश की किरणें बिंदु I और I' पर मिलती हैं। I और I' पर मिलती है, जहां पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बना I और I'। तो वस्तु के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, छोटा, उल्टा। ये सब कुछ आपको लिखना होगा, अगर लिखने को आ जाए तो। आपने सीखा था, कितना आसान था। फिर से देख लो कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस है वक्रता केंद्र C, और इसके मुख्य और फिर से देखिए, माना
M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस है, वक्रता कैन C है और इसके अनंत पर कोई वस्तु O और O डैश रखी हुई है। O और O डैश रखी हुई है। O डैश से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता कैन से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात वक्रता कैन से होकर ही निकल जाती है। अतः ये दोनों प्रकाश की किरणें I और I डैश पर मिलती हैं। अतः वस्तु के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक छोटा तथा उल्टा होगा। अगर ये आए तो आप लिख सकते हो और आपने अच्छे से सीख लिया कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। एनी डाउट? क्या आपके पास कोई भी किसी प्रकार का डाउट बचा है? नहीं बचा होगा। क्या नहीं बचा होगा? क्योंकि अच्छे से बताया ना भाई, थोड़ी तारीफ भी कर दिया करो यार। अब हम देखेंगे कि सेकंड कंडीशन क्या है। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा कि अगर अनंत पे रखा हो तो अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन क्या है। दोस्तों आज का ये वीडियो होगा, लंबा बनेगा क्योंकि टॉपिक भी लंबा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक कंडीशन और देखेंगे, उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में देखें, उसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में देखें। ये देखिए M1 और M2 एक अवतल दर्पण हो गया और ये एक, ठीक है, इसको बोलते हैं फोक, इसको फोकस और इसको वक्रता केंद्र। ठीक है, एकदम क्लियर। ये क्या है? ध्रुव। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन क्या थी? जब वस्तु कहां पर हो? वक्रता केंद्र के पीछे हो। तो ये दोस्तों वक्रता केंद्र के पीछे होगी। ये आपके कौन सी कंडीशन है दोस्तों? सेकंड कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन क्या है वो देखते हैं कि जब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो। तो दोस्तों रख रहे हैं, ये मान लीजिए हमारी O और O डैश कोई वस्तु है जो वक्रता केंद्र के पीछे है। तो दोस्तों ये क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। आप बताइए, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी या नहीं? भाई साहब चित्र बनाने में तो दोस्तों एक मिनट, यहाँ पे फीड हो सकती है तो मैं फीड का इस्तेमाल करूं? तो क्या मैं फीड का इस्तेमाल करूं? हो सकता है दोस्तों कैमरा हिल गया, वो कह नहीं सकती। अभी मैं चेक कर रहा हूं कैमरा हिला या नहीं। साथियों कैमरा हिल गया था अच्छे से। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि आप यहां से देखो भेज रहे हैं, देखते हैं फीड सक्सेस होती है या नहीं। अरे भाई इससे कौन करेगा, बहुत टाइम लग गया। तो दोस्तों क्या किया? मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई और आपको पता है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो क्या हो जाता है दोस्तों? आपको पता है जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दोस्तों फोकस से होकर गुजर जाती है। कहां से होकर? फोकस से गुजर जाती है। अब दूसरी प्रकाश की किरण कहां जाएगी? देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर दूं और इसको भी। तो देखो अब दूसरी किरण कहां जाएगी दोस्तों? वक्रता केंद्र से। कहां से दोस्तों? यहां से देखिए वक्रता केंद्र से। और जब आपको पता है कि कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो क्या होता है? तो वो दोस्तों वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। अब देखिए ये बिंदु यहाँ पर मिल रही है तो आपका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? I डैश और I। तो दोस्तों क्या था? बहुत ही आसान था जो आप सीख रहे थे। आप क्या सीख रहे थे ये बता दो। आप जो सीख रहे थे वो ये सीख रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। वो ये चल रहा है कि आखिर दोस्तों आपकी वस्तु है जो वक्रता केंद्र के पीछे रखी हुई है और हमने इस प्रकार रख दी। फिर हमारी वस्तु दोस्तों चलती है जो वक्रता है, तो पहली प्रकाश की किरण चलती है और मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और ए बिंदु पे टकराती है। तो दोस्तों आपको पता है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण क्या कर रही है दोस्तों? वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दोस्तों बिंदु पर टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती है। अब आप देखिए दोस्तों आपका प्रतिबिंब था इतना बड़ा और यहाँ पर बना छोटा। तो दोस्तों पहले देखिए स्थिति देख लेते हैं। अब बताइए दोस्तों ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो आपका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक। अब दोस्तों ये बताइए आखिर हमारा प्रतिबिंब था इस प्रकार का, अब बना इस प्रकार का, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया? उल्टा। प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। अब देखिए अब दोस्तों मेन बात ये है कि हमारा प्रतिबिंब इतना बड़ा था और हमारी वस्तु इतनी, मतलब हमारा वस्तु इतनी बड़ी थी और प्रतिबिंब इतना छोटा बना हुआ है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। ये कंडीशन क्या होगी दोस्तों? जब आपकी वस्तु कहां पर रखी हो? वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो। वस्तु कहां पर रखी हो? वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो। दोस्तों कितना आसान था डायग्राम बनाना। और जैसे इसी प्रकार का हो इसको भी कह सकते हो, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस है, वक्रता केंद्र C है और इसके वक्रता केंद्र के पीछे एक वस्तु O और O डैश रखी हुई है। O डैश से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है।
दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही निकल जाती है। अतः ये दोनों प्रकाश की किरणें बिंदु I पर मिलती है। अतः वस्तु के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। बहुत ही ज्यादा आसान था, समझ रहे हो ना? तो फिर समझते रहिए। थर्ड कंडीशन देखते हैं दोस्तों, जल्दी लिख लीजिए, हम थर्ड कंडीशन बताते हैं आपको। थर्ड कंडीशन क्या होगी वो देखिए दोस्तों। अगर आई हो, मुझे पता है आपने चित्र नहीं बना पाया होगा और मैंने जल्दी साफ कर दिया, पर कोई बात नहीं, आप थोड़ा क्या करोगे, स्टॉप करके देख लेना। अब देखिए थर्ड कंडीशन दोस्तों, ये तो आप देखना, अगर आप थर्ड कंडीशन पहली बार में बना दो तो दोस्तों आप एक महान आत्मा हो, क्योंकि यहाँ पर वक्रता केंद्र पे चित्र एकदम एग्जैक्ट बनाना बहुत ही ज्यादा टेढ़ी खीर है। और अगर आप बना देते हो ना तो दोस्तों आप समझ लेना कि आप एक बहुत ही महान व्यक्ति हो मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों मेरा पहली बार में बनता ही नहीं है कभी। ये हो गया P, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब दोस्तों क्या हो रहा है, आपके वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये रखी हुई है। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखी है तो पहले क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। देख रहे हो, जबरदस्ती आज हम इसको मिलाएंगे साथियों, जब कुछ भी हो जाए रुक जा। हाँ, तो दोस्तों क्या होगा, जब प्रकाश की किरण आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर निकल जाती है। कहां से दोस्तों, फोकस से होकर निकल जाती है। तथा दूसरी प्रकाश की किरण कहां जाएगी, अगर फोकस से जाएगी, दूसरी कहां जाएगी दोस्तों, फोकस से। और जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो देखिए दोस्तों, फिर से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। जो प्रकाश की किरण दोस्तों फोकस से होकर जाती है वो आपको पता होगा कहां पर मिलती है। अगर कोई किरण, प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो दोस्तों क्या हो जाता है, उसका मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब दोस्तों बिल्कुल चित्र हमारा एग्जैक्ट बना हुआ है। दोस्तों देखिए क्या था, हमारे पास M1 और M2 एक अवतल दर्पण था जिसके दोस्तों वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी हुई है। और दोस्तों जब कोई वस्तु की पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो आपने नियम में पढ़ा है, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर निकल जाती है। ये आपने पढ़ा है, आपने सीखा है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये आंख से जाएगी दोस्तों। अब आपका प्रतिबिंब देखो बिल्कुल C पर बनता है और दोस्तों लगभग आपका जितना वस्तु थी उतना ही आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो दोस्तों C की, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, C यानी वक्रता केंद्र पर, तब के लिए स्थिति लिखो, तब के लिए स्थिति लिखो। अच्छा आप खुद बताओ, किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो आपका प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा हो गया साथियों, वास्तविक। आप बताइए, आपका वस्तु ऐसी रखी थी, आप प्रतिबिंब ऐसा बना तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, उल्टा। क्या हो गया दोस्तों, उल्टा। अब आप बताइए दोस्तों, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा आपका प्रतिबिंब बन रहा है, तो दोस्तों प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर, यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है, बराबर, बराबर बनता है। तो साथियों मुझे बता दूं आपको कि आज की वीडियो में आप यहीं तक देखोगे, क्योंकि साथियों टाइम बहुत हो गया है, इसलिए 11 बज गए ही, मैं नाइट में शूट कर रहा हूं। तो दोस्तों मुझे अब सोना भी है, क्योंकि अभी अपना काम भी करना है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। अब आपको बता दूं कि दोस्तों आपने ये सीख लिया, आज क्या सीखा, 1 मिनट वो देख लीजिए। आपने सीखा था दोस्तों प्रतिबिंब बनने के नियम। आपने दोस्तों अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम देखे और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए नियम देखे। इस बात को अगर एक शब्द में कहा जाए तो दोस्तों आपने गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम देखे। उसके बाद दोस्तों आपने अवतल दर्पण को लिया, जहां पर आपने दोस्तों 3 जगह वस्तु को रखा, एक अनंत पर, और फिर क्या देखा दोस्तों, आपने वक्रता केंद्र के पीछे वस्तु को रखा, फिर उसके बाद दोस्तों आपने वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा। तो आपने देखा था दोस्तों आपको अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब मिले, जो कि दोस्तों वस्तु से वास्तविक प्रतिबिंब कैसे थे, वास्तविक थे, उल्टे थे, कोई बराबर था, कोई छोटा था। तो ये सब कंडीशन बन रही थी। अगली वीडियो में यानी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखोगे, वो ये देखोगे दोस्तों कि आखिर जब वस्तु C और F के मध्य हो, F और P और F के मध्य हो, और उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु जो कहां पर रखी जाएगी, तब प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, कैसा बनेगा, सॉरी। तो दोस्तों आज आप बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगता है, हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों आप खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।